नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। जमीन विवाद में परेशान मंदसौर के बरखेड़ा पंथ का एक परिवार मंगलवार सुबह बैलगाड़ी में सवार होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और जनसुनवाई में अपनी गुहार लगाई। बैलगाड़ी में सवार ये परिवार न्याय यात्रा लेकर बड़ी उम्मीद से जिला के पास पहुंचा, जहां अधिकारियों ने पीड़ित परिवार की सुनी और कार्रवाई का उचित आश्वासन दिया। वहीं अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। बरखेड़ा पंथ के सुभाष पाटीदार ने बताया कि बरखेड़ा पंथ से हम न्याय की आस लेकर सुबह 6 बजे कलेक्ट्रेट के लिए निकले और यहां जनसुनवाई में पहुंचे। हमारा पूरा परिवार कृषि पर निर्भर है, लेकिन हमारी जमीन पर वेयरहाउस संचालक ने दबंगई से दीवार बना ली। तहसीलदार को आवेदन दिया तो उन्होंने स्थगन का आदेश भी दिया, फिर भी हमारी जमीन पर दीवार बन गई। इसका सीमांकन भी हुआ था, लेकिन स्थानीय स्तर पर वेयरहाउस संचालक की दबंगई के कारण सुनवाई नहीं हुई, तो हम परिवार के साथ न्याय की मांग लेकर यहां पहुंचे हैं। मामले में एडीएम आरपी वर्मा ने बताया कि बरखेड़ा पंथ के सोहनबाई पति कंवरलाल पाटीदार ने आवेदन दिया है कि उसके खेत की जमीन पर लक्ष्मी नारायण पोरवाल ने दीवार बनाकर कब्जा कर लिया है। दीवार वेयरहाउस की है। इसमें बात की है तो 2 तथ्य सामने आए हैं। इनके आवेदन पर एसडीएम ने स्थगन आदेश दिया, इसके बाद भी निर्माण हुआ तो फिर ये अधिकारी के पास गए हैं। दूसरा सीमा विवाद सामने आया है। इसमें एसडीएम मल्हारगढ़ को सीमांकन के निर्देश दिए हैं। इसमें यदि कब्जा आया तो हटाने के निर्देश दिए हैं। भूमि विवाद चल रहा था, तहसील कार्यालय पे कोई सुनवाई नहीं हुई। स्टे ऑर्डर होने के बाद भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में निर्माण कार्य चल रहा है। उसी के लिए हम आज माननीय कलेक्टर महोदय को एक आवेदन देने आए हैं। आवेदन देने के पश्चात महोदय द्वारा कहा है कि एसडीएम साहब से उन्होंने बात करी। एसडीएम साहब से बोले कि जो भी अब आप आवेदन दे दीजिए, ज़मीन के जो भी कागज़ होगा तुरंत उनको निर्माण हटाया जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला है हमको भी यहाँ से। अब एसडीएम साहब के पास हम जा रहे हैं, उनको जो टिप दी है उनको बता देते हैं। अब क्या कार्रवाई होती है वो तो आगे देखते हैं। सर, कौन से गांव से आए हो? बरखेड़ा पंथ से। गाँव बरखेड़ा पंथ निवासी है और हमारा पूरा परिवार खेती पर निर्भर है। हम खेती करते हैं। एक वेयर हाउस संचालक ने जबरन वेयर हाउस की बाउंड्री वाल हमारे खेत में बना दी, जो पूरी तरह से अवैधानिक है। उसका सीमांकन भी हुआ था। सीमांकन में कुछ नक्शे में त्रुटि पाई गई तो हमें नक्शा सुधार करने के लिए कहा गया है, तथा हमने माननीय तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया था। तहसीलदार महोदय ने हमें एक स्थगन आदेश यानी स्टे ऑर्डर दिया और स्टे ऑर्डर देने के बाद भी उसने वेयर हाउस संचालक ने पूरी दबंगाई से और गुंडागर्दी से वो बाउंड्री वाल बना दी। सर, आज आप आपके गांव से कितने बजे निकले रेलगाड़ी लेकर? सर, हम हमारे गांव से आज निकले 6 बजे। सुबह 6 बजे पहुँचे। यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? यहाँ माननीय साहब ने एसडीएम महोदय बिहारीलाल जी साहू को कहा, कुछ लिख के दिया है, जिस पर वो माननीय एसडीएम साहब संज्ञान लेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सर वहाँ से वो बाउंड्री वाल हटाई जाए। अभी आपके सामने विवाद आया है। सोहनबाई पति कंवरलाल पाटीदार, उन्होंने आवेदन दिया कि लक्ष्मी नारायण पोरवाल ने उनकी भूमि पर बाउंड्री वाल बना के कब्जा कर लिया है। बाउंड्री वाल वेयर हाउस की बनी हुई है। मैंने आपके सामने ही उससे बात करी तो 2 तथ्य सामने आए हैं। पहला तथ्य ये है कि ये किसी भी अधिकारी से मिले नहीं हैं। इन्होंने आवेदन दिया, आवेदन पर एसडीएम ने स्टे भी दिया। दूसरी बात आई कि एसडीएम के स्टे के बावजूद काम चला तो ये फिर किसी अधिकारी के पास नहीं गए। अधिकारी को अवगत कराना चाहिए था। जब अधिकारी को अवगत नहीं कराया तो उसने निर्माण कर लिया। विचारणीय प्रश्न ये है कि ये मामला किसी के ऊपर कब्जा करने का एकदम नहीं है, ये सीमा का विवाद लग रहा है, पड़ोसी का विवाद है। ऐसी स्थिति में सीमांकन से ही ये चीज़ क्लियर होगी। अतः मैंने बिहारी सिंह साहब जो अभी एसडीएम मल्हारगढ़ के चार्ज में, उनको निर्देश दिया कि सीमांकन करा दें और यदि इसकी ज़मीन पर उसकी बाउंड्री वाल पाई गई तो धारा 250 के तहत तत्काल कार्रवाई करके उसको नेस्तनाबूद कर दें। और आपने ये भी देखा होगा कि सामने वाले सज्जन भी आए हुए थे, वो कुछ बोलना चाह रहे थे। हमने कहा कि वो अपना पक्ष एसडीएम साहब के सामने रखें। यहाँ पर हमने उस व्यक्ति की बात सुनी है जो तख्तियाँ लेकर आपके सामने आए कि भूमाफिया से हमें मुक्ति दो। निश्चित बात है कि यदि कोई गरीब व्यक्ति होता है और पड़ोसी उसको दबाता है तो उसके पक्ष में शासन को आना चाहिए। हम उसकी पूरी मदद करेंगे और इसीलिए हमने सीमांकन का आदेश दिया कि तत्काल निराकरण करें इसका। जनसुनवाई के दौरान शहर की इंदिरा कॉलोनी सहित अलग अलग जगहों की महिलाएं एकजुट होकर कलेक्ट्रेट में पहुंची। यहां महिलाओं ने अत्यधिक राशि के आ रहे बिलों को लेकर शिकायत की। इसमें लोक अदालत को लेकर उन्हें दिए गए नोटिस भी वो साथ लेकर पहुंची। महिलाओं का कहना था कि इतने अधिक उपकरण व बिजली ही वो नहीं चला रहे हैं तो उन्हें इतने अधिक राशि के बिल कंपनी द्वारा दिए जा रहे हैं। गरीब वर्ग के लोग इतनी राशि कहां से जमा करें?
किसी को 15 तो किसी को 18 तो किसी को 23 से लेकर 28,000 रुपए तक के बिल आ रहे हैं। बिल की प्रतियां लेकर महिलाएं जनसुनवाई में आवेदन देने के लिए पहुंची। हालात ये है कि बकाया राशि के कारण घरों के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। ऐसे में अंधेरे में ही रहना पड़ रहा है। हमारी शिकायत है सर बिल को लेके। हमारे बिल लॉकडाउन के बिल दे दिए और अभी के भी जो बिल दिए हैं 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार के बिल है, 40-40 हज़ार के बिल है। अब हम गरीब औरतें हैं, हम 200 रुपये मजदूरी करती है और बिल हमारे को ऐसे दिए इन्होंने ताकि ना तो हमारा पेट पालन हो रहा है और ना बिल की समस्या दूर हो रही है। हमारा जो 100 रुपये महीने का बिल था हमको वो बिल चाहिए। अब हमने सबको करा दिया। विद्युत कंपनी वाले कहते हैं कि चले जाओ, बिल भरना पड़ेगा। हम कुछ जानते हैं, आपका कनेक्शन काट रहे हैं। हमारा बिना कहे सुने तो मीटर पलट देते हैं, बिना कहे सुने कनेक्शन काट देते हैं। सूचना भी नहीं है हम लोगों को काई की भी। और बिल दिए कल और आज की तारीख हमको आखिरी दी है। अब हम गरीब इंसान क्या करें? 2 दिन की मोहलत दी। हम कलेक्टर साहब से चाहते हैं कि जो हमारे बिल थे हमको वही बिल हमारा करे जाए और जो बिल माफ़ किए थे हमारे मुख्यमंत्री योजना ने कोरोना काल में वो बिल हमारे माफ़ किया जाए। हम ये चाहते हैं क्या। और इसके अलावा जो हमारे साथ समस्या वो समस्या हमारी हल करेगी जो भी सरकार, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, जो भी कांग्रेस हमारी जो सहायता करेगा गरीबों का हमदर्द उठेगा, हम उसको झुक्की झोपड़ी वाले वोट देंगे। नहीं तो वरना कोई वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। ये हमारी समस्या। इंदिरा कॉलोनी वार्ड क्रमांक 2 नासिर बाबा। क्या 3-4 दिन हुआ लाइट कटे ने, अंधारा घूक हो गया, दिखता नहीं है, बिल भरते हैं। गरीब कहाँ से भरेंगे बिल? हम 200 रुपये दिन भर खेत में मजदूरी करते हैं। क्या 9-10 हज़ार का है, 10 हज़ार का है ये बिल। अभी जो महीना कांड का, महीना 2 महीने का क्या पहले का ये पीला कागज दिया लॉकडाउन का कहे क्या। हाँ तो वो तो कह सब पैसे लाओ के, खाली 3-4 दिन की मोहलत दी। 3-4 दिन में कहाँ से भरेंगे हम? अभी कलेक्टर साहब से मिले, आपने क्या मांग करी? नहीं गए हम कलेक्टर साहब पे। अभी जाएंगे तो क्या मांग करेंगे? हम यही कहेंगे बिल माफ करो, 100 रुपये का बिल वो दो। क्या नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे, हम नहीं करेंगे। कुछ न कुछ तो काम करेंगे। हम कहाँ से देंगे बिल? कहाँ से? अगर जो झोपड़ी की महिलाएं आई हैं, बिजली बिल माफ़ करने के लिए आवेदन दिया है तो विद्युत वितरण कंपनी को भेज देंगे, जांच करवा लेते हैं एक बार क्या मैटर है। लेकिन इन लोगों का ये कहना सर कि कोरोना काल के समय में 2020 के अंदर जो बिल को उस वक्त जो रोका गया था और उसके बाद में आज जो बिल थमाए जा रहे हैं, एक तो इनको जो पीला बिल दिया गया, उसके बाद में दूसरा बिल जो रेगुलर आता है उसमें दिया गया। लेकिन पिछले बिल जो इस प्रकार के गए, किसी के 10,000, किसी के 15, किसी के 20, ये गरीब परिवार के आदमी जो मजदूरी करते हैं, दिन रात फैक्ट्रियों में काम करते हैं, सड़कों पे काम करते हैं, बाजार में करते हैं, ठेला चलाते हैं, ऐसे लोगों को इतने बड़े बड़े बिल आते हैं और फिर कुछ अभी तक कोई राहत नहीं है। और इनकी लास्ट डेट आज बताई गई है कि आज आखिरी पे है। इसमें ऐसे में क्या किया जाएगा? एक बार विद्युत वितरण कंपनी से जांच करवा लेते हैं, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री के काशी विश्वनाथ के आयोजन का लाइव प्रसारण मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा जनप्रतिनिधि सहित संत गण शामिल रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव उद्बोधन व काशी विश्वनाथ के विकास कार्यों को देखा। सोमवार सुबह भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में आयोजित प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण के इस आयोजन में भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित कई जनप्रतिनिधि व नगर के संतगण मौजूद रहे और लाइव प्रसारण के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा काशी विश्वनाथ में किए गए जीर्णोद्धार व विकास कार्यों को देखा और सराहा। प्रधानमंत्री मोदी के सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम के दौरे की पल पल की अपडेट लाइव प्रसारण के माध्यम से देखी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को भी सुना गया। आपको बता दें कि मंदसौर जिले में करीब 18 स्थानों पर प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण का आयोजन किया गया। देश भर में कई स्थानों पर आज ये आयोजन हुआ। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, संतगण व गणमान्य जन मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। देखिए, हम सौभाग्यशाली है कि काशी विश्वनाथ से सीधा प्रसारण भगवान प्रसाद महादेव के इस मंदिर परिसर से हमको देखने को मिला। वास्तव में काशी का कायाकल्प, उन व्यवस्थाओं को लेकर के, उन अधोसंरचना विकास को लेकर के, उस कॉरिडोर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने, मोदी और योगी की जोड़ी ने जिस प्रकार से उस परिदृश्य को ही बदल दिया। सबका उद्धार करने वाला काशी विश्वनाथ के संपूर्ण परिसर को आज जीर्णोद्धारित किया गया है। मन रोमांचित है। देवी अहिल्या के बाद अगर किसी ने इस परिसर की सूध ली है तो वो मोदी और योगी जी ने ली है। देखिए, आज के इस अवसर पर हम कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो राष्ट्र ऋषि के रूप में आज प्रकट हुए हैं और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री
योगी जी राज्य ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। ये ऋषि की जोड़ी ने आज वास्तव में चमत्कार कर दिया है और उस काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का जो एक जीर्णोद्धार हुआ है, जो कॉरिडोर निर्माण हुआ है, वास्तव में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग को जिस प्रकार से है, और न केवल काशी विश्वनाथ का, अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो, केदारनाथ का मामला हो, बद्रीनाथ का मामला हो, इन सबको लेकर के भारत की सरकार ने जिस प्रकार से हिंदू संस्कार और संस्कृति को जीवंत रखने का काम किया, हमारी जो पुरातन सभ्यता है, हमारा जो हिंदुत्व है, हमारा जो विचारधारा है, उस विचारधारा को जिस प्रकार से एक डिज़ाइन किया है, मैं आपके चैनलों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। आज पूरे देश में लगभग 51,000 स्थानों पर और मंदसौर ज़िले में भी आज 18 स्थानों पर ये लाइव प्रसारण बाबा भव्य काशी दिव्य काशी बाबा काशी विश्वनाथ के इस कार्यक्रम का आयोजन सीधा प्रसारण चल रहा है। और उसी निमित्त आज बाबा पशुपतिनाथ के इस परिसर में हम लोग भी सब भक्तगणों के साथ उस कार्यक्रम को देख रहे हैं। निश्चित रूप से बाबा काशी विश्वनाथ और जहाँ गंगा मैया स्वयं विराजित हो, वह हमारे देश में बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ आज नरेंद्र मोदी जी द्वारा बाबा के चरणों में जो विकास कार्यों का लोकार्पण हो रहा है, वो निश्चित रूप से देश के लिए गर्व की बात है। और यह जो क्षण है, यह हमारे देश में, देश के इतिहास में अजर अमर रहेगा। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोदी जी को, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह देश के लिए बहुत बड़ा और हमारे देश की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले और दूसरे चरण को लेकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही सोमवार से शुरू कर दी गई है। मंदसौर जिले में पहले और दूसरे चरण में शामिल तहसीलों में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की केंद्रों की शुरुआत हुई और उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करवाए गए। तस्वीरें मंदसौर के जनपद पंचायत परिसर में स्थित नाम निर्देशन पत्र केंद्र की है, जहां निर्वाचन से जुड़े अधिकारी पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी करने वाले उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करवा रहे हैं। 13 दिसंबर से शुरू हुई ये प्रक्रिया 20 दिसंबर तक चलेगी, तो वहीं 21 दिसंबर को इसकी समीक्षा होगी। निश्चित ही मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से ही जिले भर में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और 2 सालों से चुनाव का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों में भी अब खुशी का माहौल है। गांव और नगरों के चौराहों पर चुनावी चर्चा चलने लगी है। जहां उम्मीदवार अपनी तैयारियों में जुटा है, तो वहीं प्रशासन भी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रहा है। मंदसौर जिले में 3 चरणों में मतदान होगा, जिसे लेकर पहले और दूसरे चरण के नाम निर्देशन की प्रक्रिया 13 दिसंबर सोमवार से प्रारंभ हो चुकी है। पहले दिन सोमवार को बड़ी कम संख्या में उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने पहुंचे, तो वहीं कई केंद्र ऐसे भी है जहां सुबह से शाम तक उम्मीदवारों का इंतजार अधिकारी करते रहे, लेकिन उम्मीदवार नहीं पहुंचे। खैर, 20 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी, जिसके बाद ये तय होगा कि आखिर कितनी बड़ी संख्या में पहले और दूसरे चरण में पंचायत चुनाव के मैदान में उम्मीदवार नजर आने वाले हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। नामिनेशन पत्रों की चल रही पंच सरपंच के लिए जी, और 13 से 20 तक हम नामिनेशन पत्र लेंगे जी, और 20 के बाद फिर 21 की समीक्षा होगी जी, फिर इसको नाम वापसी का रहेगा, कार्यक्रम शासन द्वारा निर्धारित है जी। अभी आज नामिनेशन पत्र प्राप्त करने का पहला दिन है जी। नामिनेशन पत्र हम आ रहे हैं, उनको प्राप्त कर रहे हैं। लगभग अभी तक कितने आ गए हैं सर? और अभी हमने 2 या 3 लोगों को नामिनेशन पत्र दिए जी, वो कंप्लीट करके ला रहे हैं जी। सोमवार को मंदसौर के पुलिस लाइन में ग्रामीण क्षेत्र की पुलिस और शहरी क्षेत्र की पुलिस के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मैच का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि पुलिस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंदसौर पुलिस विभाग द्वारा 1 माह के खेल आयोजित किए जा रहे हैं। मंदसौर ASP डॉक्टर अमित वर्मा ने बताया कि पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, लिहाजा पुलिसकर्मियों में हमेशा मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। इसी को दूर करने के लिए पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर 1 माह तक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्रिकेट मैच सहित अलग अलग तरह के खेल सम्मिलित किए गए हैं। वहीं सिटी कोतवाली TI अमित सोनी ने बताया कि 1 माह तक चलने वाले खेल आयोजन में सोमवार को मंदसौर और ग्रामीण क्षेत्र की पुलिस के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव को दूर करने और मनोरंजन के लिए खेलों का आयोजन किया गया है। 17 और 18 दिसंबर को पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, काफ़ी तनाव की स्थिति भी आ जाती है कई बार, तो एक तरह से गेम से काफ़ी मनोरंजन होता है, साथ ही बॉडी फिटनेस के लिए भी अच्छा होता है। तो इसी के लिए इसमें हमने सभी मैचेस यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। क्रिकेट का भी चल रहा है, इसके पहले बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, वॉलीबॉल, 100 मीटर, 200 मीटर, शॉट पुट, ये मैचेस हो चुके हैं। अभी क्रिकेट का लीग मैच चल रहा है। टीम पूरे डिपार्टमेंट की है, इसमें DF के जो हैं पुलिस जिला बल के, इसका नारकोटिक्स विंग, स्पेशल ब्रांच, ये सभी लोग हैं। सारे पुलिस विभागों का ही आपस में मैच है। पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में खेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें इस महीने पूरे खेल चल रहे थे और अभी क्रिकेट का खेल चल रहा है। कुल 8 टीमें पुलिस विभाग की बनाई गई हैं, जिनके आपस में लीग मैचेस चल रहे हैं। आज ये लास्ट लीग मैच है जो सिटी कॉप्स और ग्रामीण के बीच में है, और इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल आयोजित किए जाने हैं। 15 तारीख को सेमीफाइनल होंगे। उसी तारतम्य में आज का लास्ट लीग मैच ये खेला जा रहा है, जिसकी पहली इनिंग हो गई है और अगली इनिंग बाकी है। पुलिस विभाग में 18 तारीख को और 17 तारीख को स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसके पूर्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे मालवा अंचल में ठंड के प्रकोप ने आम लोगों को घर में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। इलाके में कपकपा देने वाली ठंड से अब भगवान को भी बचाने के प्रयास भक्तों द्वारा किए जा रहे हैं। मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ को भी कंबल ओढ़ाया गया है। भगवान पशुपतिनाथ को ठंड न लगे, इसके लिए जतन किए जा रहे हैं। मंदिर में हीटर भी लगाया गया है, साथ ही प्रतिमा को गर्म कंबल ओढ़ाया जाता है। भगवान पशुपतिनाथ की शयनार्थी के बाद अब रोजाना भगवान की प्रतिमा को कंबल ओढ़ाकर पट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पटोत्सव समापन के बाद से ही भगवान की प्रतिमा को ठंड से बचाने के लिए कंबल और हीटर का उपयोग किया जाता है। मंदिर में यह नजारा हर साल देखा जाता है। यह महादेव के भक्तों की उनके प्रति सच्ची श्रद्धा व आस्था है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। सर्दी का प्रकोप काफी बढ़ने लगा। सर्दी को देखते हुए ठाकुर जी को भी ठंड लगती है। ऐसी भावना से भगवान पशुपतिनाथ जी को प्रतिवर्ष मखमल का कंबल ओढ़ा जाता है, जो हमने शरद काल में उसको प्रारंभ कर दिया है। भगवान पशुपतिनाथ जी के मंदिर में एक इलेक्ट्रिक हीटर भी लगा रखा है, जिससे भगवान जी को थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी उसमें गर्मी महसूस होती रहे। एवं साथ में कंबल, मखमल का कंबल, जो भगवान महादेव जी को अभी जब तक ठंड अधिक रहेगी तब तक हम उड़ाते रहेंगे अनवरत, क्योंकि अब मल मास आ रहा है। मल मास में तो काफ़ी ठंड गिरेगी, काफ़ी ठंड होने के कारण से अपनों को ठंड लगती, तो भगवान जी को निश्चित ही ठंड लगती है। इसलिए हम लोगों ने अभी ठंड को देखते हुए कंबल की व्यवस्था करके भगवान ठाकुर जी को मखमल का कंबल सुंदर सा भगवान जी को धारण कराना प्रारंभ कर दिया है। बुलेटिन में रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दी है। वहीं आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर भी विभाग द्वारा कार्रवाई तेज कर दी गई है। चुनाव आयोग व जिला प्रशासन के निर्देशानुसार यातायात विभाग इन दिनों धुआंधार कार्रवाई कर रहा है। रविवार को यातायात विभाग ने CSP कार्यालय के पास वाहन चेकिंग का पॉइंट लगाया था, जहां यातायात विभाग द्वारा 3 सवारी बिना नंबर प्लेट एवं काली फिल्म की गाड़ी पर कार्रवाई की गई। इसी दौरान उक्त मार्ग से गुजरने वाले कांग्रेस व भाजपा की पद प्रचार प्लेटें भी यातायात प्रभारी मोहन भरावत ने खड़े रहकर निकलवाई। यातायात थाना प्रभारी मोहन भरावत ने जानकारी देते हुए बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन के निर्देशन में यातायात विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। रविवार को वाहनों से कांग्रेस और बीजेपी की प्लेटें निकाली गई है। इसके साथ ही काली फिल्मों पर भी कार्रवाई की गई है। वैसे तो ये विभाग निरंतर चालानी कार्रवाई कर रहा है, परंतु आचार संहिता के मद्देनजर अब कार्रवाई निरंतर की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अन्य वाहनों पर कार्रवाई कर शुल्क भी वसूला गया है। इसके साथ ही रोको टोको अभियान के तहत नागरिकों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। 25 दिसंबर क्रिसमस डे को लेकर शहर के आशीष भवन चर्च में विभिन्न आयोजन प्रारंभ हो गए हैं। इन दिनों चर्च में सजावट का कार्य भी किया जा रहा है। आशीष भवन चर्च के अशोक बेंजामिन ने जानकारी देते हुए बताया कि क्रिसमस डे एवं नववर्ष को लेकर आशीष भवन चर्च में विभिन्न गतिविधियां प्रारंभ हो गई है, जिसको लेकर चर्च में सजावट का कार्य भी किया जा रहा है। वहीं अलग अलग कार्य के दायित्व भी समाजजनों व कमेटियों को सौंपे गए हैं। पास्टर ने बताया कि वैसे तो कार्यक्रम 28 नवंबर
आगमन का प्रथम रविवार के रूप में शुरू किए गए हैं, जिसमें 29 नवंबर सोमवार को CNI दिवस प्रभु भोज की आराधना के रूप में, 5 दिसंबर रविवार को आगमन का द्वितीय रविवार प्रभु भोज एवं बुजुर्गों का सम्मान का आयोजन, 12 दिसंबर रविवार आगमन का तृतीय रविवार श्वेत भेंट की आराधना व ज्योति की आराधना के रूप में मनाया गया। इसी प्रकार 14 दिसंबर मंगलवार को क्रिसमस सेल चर्च प्रांगण 5:30 बजे से, 17 दिसंबर शुक्रवार को मूक बधिर बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन शाम 6 बजे के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम रोजाना आयोजित किए जाएंगे। 1 जनवरी शनिवार नूतन वर्ष की आराधना के साथ ही कार्यक्रमों का समापन किया जाएगा। नीमच में अज्ञात कारणों के चलते राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के ग्राम माचलिया निवासी एक 18 वर्षीय युवक ने बीती 8 दिसंबर को जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसे गंभीर अवस्था में परिजनों द्वारा प्रतापगढ़ के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया था। यह युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया, परंतु रास्ते में उक्त युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे परिजनों द्वारा नीमच के सिटी थाना अंतर्गत निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा था। परंतु रविवार देर रात उक्त युवक की निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसकी सूचना परिजनों द्वारा सिटी थाने पर दी गई। उक्त सूचना पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक का जिला चिकित्सालय में शव परीक्षण कराया गया एवं शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसके पश्चात पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार युवक का नाम पूरणमल पिता नारायण मीणा बताया गया है। वहीं युवक की मौत के बाद नीमच सिटी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। बताया जा रहा है कि उक्त युवक पूरणमल 8 तारीख को किसी शादी समारोह में गया था, जहां उसने समारोह समाप्ति के पश्चात जहरीला पदार्थ का सेवन किया था। युवक द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन क्यों किया गया है, इसका तो कारण सामने नहीं आ पाया है, परंतु परिजनों द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। नीमच जिला चिकित्सालय में हमेशा से ही अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला है और इसमें कर्मचारियों का अहम योगदान रहा है। ऐसा ही एक मामला रोजाना दिखाई देने को मिलता है। नीमच जिला चिकित्सालय के परिसर वार्ड के आसपास के दरवाजों पर रोजाना अपने वाहन खड़े कर देते हैं। इससे परिसर में लगी टाइल्स को भी नुकसान हो रहा है। टाइल्स टूट रही है और उखड़ रही है। साथ ही साथ वाहनों की तितर बितर खड़े होने से मरीजों और उनके परिजनों को वार्डों में जाने आने में परेशानी होती है। इस मामले पर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन AK मिश्रा का कहना है कि उनके द्वारा कई बार कर्मचारियों को समझाइश दी गई, मगर कर्मचारी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी सुन नहीं रहे हैं। यदि आगे भी उनके द्वारा ऐसा किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि नीमच जिला चिकित्सालय में पार्किंग स्टैंड बनाया गया है, साथ ही कर्मचारियों को इसके लिए शुल्क भी नहीं देना पड़ता। फिर भी कर्मचारी स्टैंड की जगह बेतरतीब वाहनों को कहीं भी खड़ा कर देते हैं, जिससे मरीजों और दूसरे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रविवार को कलेक्टर कार्यालय सभागार में कलेक्टर मयंक अग्रवाल, जिला पंचायत CEO गुरुप्रसाद, अतिरिक्त कलेक्टर सुनील राज नायर एवं SP सूरज कुमार वर्मा मीडिया से रूबरू हुए और तैयारियों के संदर्भ में विस्तृत जानकारियां दी। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि प्रथम चरण में जनपद नीमच, द्वितीय चरण में जावत तथा तृतीय चरण में जनपद पंचायत मनासा के निर्वाचन कराए जा रहे हैं, जिसे लेकर निर्वाचन की सूचना, आरक्षण की सूचना तथा मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 13 दिसंबर सोमवार को प्रातः 10:30 बजे से किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख 20 दिसंबर सोमवार को रखी गई है और मनासा के लिए नाम निर्देशन प्राप्ति की अंतिम तारीख 6 जनवरी को रखी गई है, जिसका समय दोपहर 3 बजे तक रहेगा। समीक्षा जांच प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए 21 दिसंबर एवं तृतीय चरण के लिए 7 जनवरी शुक्रवार को रखा गया है। नाम वापसी की अंतिम तारीख प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए 23 दिसंबर गुरुवार व तृतीय चरण के लिए 10 जनवरी सोमवार दोपहर 3 बजे तक रहेगी। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि चुनाव को लेकर संपूर्ण तैयारियां की जा चुकी है। सोमवार से शिकायत कक्ष की स्थापना की जा रही है, जहां आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होगी और उनका निराकरण 24 घंटे में किया जाएगा। अभ्यर्थी को प्रचार में लगे वाहनों की जानकारी प्रशासन को देनी होगी। मतदान के 24 घंटे पूर्व प्रचार की अनुमति खत्म कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कोविड नियमों का पालन भी करना अनिवार्य होगा। रविवार भीलवाड़ा से मनासा शादी समारोह में शामिल होने आई मनासा की बेटी श्रीमती सरोज पति अरुण गजोटिये का ज्वेलरी से भरा बैग भाटखेड़ी बाईपास स्थित शगुन गार्डन से रविवार की रात को 7:30 बजे फोटो खिंचवाते समय चोरी हो गया।
इसमें 15 तोला सोने के जेवरात व 1 लाख नकदी के अलावा आईफोन रखा हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने रात को ही सभी सीमाओं को सील किया। वहीं रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसमें एक बच्चा संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस टीमें बनाकर आसपास के क्षेत्र में दबिश दी गई। महिला मनासा अपने भाई एडवोकेट श्याम समदानी की बेटी की शादी में आई थी। शादी समारोह के दौरान इतनी बड़ी नकदी व जेवरात की चोरी की मनासा की पहली घटना है। फिलहाल होटल के अलावा भी पुलिस आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हाँ, कल एक शगुन गार्डन में विवाह समारोह था, जिसमें अरुण जाखेटिया जी हैं, जो कि भीलवाड़ा से आए थे। उनकी पत्नी सरोज जी जाखेटिया जी हैं। वो अपना बैग लेके शादी समारोह में शामिल हुई थी, और जिसमें उनकी कुछ ज्वेलरी थी, और वो कहीं सोफे वगैरह पर रख दिया था उनने फोटो सेशन वगैरह के दौरान, और उसी दौरान वो बैग गायब हो गया था, जिसकी रिपोर्ट पर अभी कार्रवाई की जा रही है और प्रयास किए जा रहे हैं, और जल्दी इसको ट्रेस कर लिया जाएगा। सर, घटना के कितने समय बाद पुलिस को जानकारी मिली? घटना के करीब 15-20 मिनट बाद ही मालूम पड़ गया था, और तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर भी पहुँच गई थी। नाकाबंदी वगैरह भी सब लगा दी थी, और जितने संदिग्ध वगैरह हैं उनको भी बुला के पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज कैमरे में क्या होगा? सीसीटीवी फुटेज कैमरे की भी अभी सारे कैमरों की वो ली जा रही है फुटेज। उसमें 1-2 सस्पेक्ट आए हैं, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और शीघ्र ही इसको ट्रेस कर लिया जाएगा। सर, क्या क्या जेवरात थे, कुछ बताया उन्होंने? जेवरात में यही जो शादी से संबंधित हैं, चांदी के कुछ सिक्के थे उसमें, और कंगन पातली वगैरह सोने के थे, और कुछ हाथ फूल थे, और डायमंड सेट थे, और जो डिटेल अभी उसके बाद विवेचना दौरान बताएंगे वो लोगों के आधार पर तो कार्रवाई होगी। प्रारंभिक तौर पे संदिग्धों की पूछताछ हुई है? हाँ, वो तो बताया मैंने कि चल रही है पूछताछ, और कई जगह टीमें भी रवाना की हैं। मेरी बेटी का आज विवाह समारोह है। कल सामाजिक भोजन का कार्यक्रम था। उस दौरान मैं, मेरा भाई राजू, बहन सरोज, दामाद जी अरुण जी जाखेटिया, हम सब आगंतुकों को यहाँ रिसीव कर रहे थे, और उसी दौरान कई सारे लोग आए। तो फ़ोटो खिंचाने के लिए 1 मिनट के लिए हम सब खड़े रहे थे, और बहन ने अपना बैग, जो ज्वेलरी का बैग था उसका अपना, वो सोफे पर रखा, और अगले ही क्षण जब हमने उसको देखा तो बैग हमें नज़र नहीं आया, बैग नहीं मिला। उसकी काफ़ी सारी ज्वेलरी थी उसमें, उसकी अपनी बहू है नई, तो बहू की ज्वेलरी भी साथ लेकर आई थी वो, और इसीलिए वो अपने साथ लेकर घूम रही थी कि कहीं कुछ, और वो 1 मिनट का भी समय ज़्यादा हो जाएगा। केवल हम लोग पलक झपके यूँ मान लें, इतने समय में जब देखा बैग, तो हमको बैग वहाँ नहीं मिला। उसकी काफ़ी सारी ज्वेलरी थी। रात को भी सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, और पुलिस बल भी रात भर पुलिस बल ने कोशिश करी कि कहीं कोई केस आउट हो जाए, और रात को तो कहीं कोई सफलता मिली नहीं। इसलिए जब आप मेहमानों को रिसीव कर रहे थे तो कुछ ऐसा लगा कोई संदिग्ध यहाँ मेहमानों के अलावा दिखा हो? समस्या केवल ये है कि शादी समारोह में जितने लोग आते हैं वो बिल्कुल बन ठन के आते हैं, और जो ड्रेसअप होता है आप ये तय नहीं कर पाते कि ये कौन है। तो कई बार क्या होता है कि कई बार ये जो केटरिंग में काम करने वाले, परोसगारी करने वाले या मजदूर लोग आते हैं, पर वो जो उनका पहनावा है उससे आप ये नहीं कह सकते कि ये कौन है, ये आपका बुलाया हुआ है या काम करने वाला है या अवांछित है। तो आप किसको आप रोक नहीं सकते, किसको टोक नहीं सकते। और ऐसी ही एक परिस्थिति में ये सब घटना हुई है, तो अब क्यों आने वाले का न तो अपन उससे पूछ सकते हैं कि आप कौन हो, और ना उसका परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में ये घटना। बहन का नाम क्या है? सरोज जाखेटिया। कहाँ के रहने वाले हैं? ये भीलवाड़ा में है, और दामाद जी जो है अरुण जी जाखेटिया, वो अजमेर विद्युत वितरण में डायरेक्टर टेक्निकल हैं। ये शादी में कल ही आए थे या 1-2 दिन पहले? कल सुबह आए थे, कल सुबह से शादी में थे, और शाम के समय ये घटना हुई। कितने लाख है यहाँ? कितने? मैं पक्का उसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि बहन बात करने की स्थिति में नहीं है, बहन बताने की स्थिति में नहीं है। तो आपने लिखित में आवेदन दिया था ना? हाँ, नहीं, बहनों जी ने और साहब ने आवेदन लग दिया है, FIR शायद उसकी लिखी गई है, और पुलिस कार्रवाई उस समय से कर रही है। पुलिस रात को ही आ गई थी यहाँ पर। कितनी बजे घटना बताई जा रही है? 7 बजे, 7 से 8 के बीच की। 7 से 8।
मालूम का पड़ा कि बैग चोरी उसी समय? 1 मिनट बाद। 1 मिनट बाद मतलब जैसे ही ये फोटो सेशन मतलब फोटो एक क्लिक हुई और देखा इतने वो बैग गायब था। कोई सेशन नहीं हो, केवल एक क्लिक हुई बस। यहाँ गार्ड वार्ड नहीं है क्या? गार्ड भी है पर को कैसे पता करेगा ये कौन है? उस टाइम था गार्ड मतलब? मेरे को तो क्या, मैं चूंकि यहाँ खड़ा हूँ 1 घंटे पहले से, मैं 6 बजे से कई लोगों को रिसीव कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या हो रहा है मैं कैसे बोल सकता हूँ? और सामान्यतः गार्ड होगा भी सही तो वो किसको रोक पाएगा? क्योंकि आने वाला तो बिल्कुल वो उसी ड्रेस में आएगा कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, वो मेहमान बन के ही आता है, तो अपन किसको रोक? न तो गार्ड पहचान पाएगा कि ये कोई अपराधी आ रहा है या कोई बुरी नीयत से आ रहा है। तो ऐसे में वो इतनी चूक है कि वो बैग 1 मिनट के लिए बस। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।